आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को केंद्र सरकार को राहत देते हुए कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि 5 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। तो आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेकर क्या कहा है और क्या कानूनी पहलू अभी इसमें बाकी है। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है कानून से जुड़ा तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, आज जानेंगे कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा, यानी 22 जनवरी को, तो उन्होंने क्या कहा और उन्होंने जो 4 हफ्ते का वक्त दिया है, वो 4 हफ्ते का वक्त क्यों दिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जितनी भी कानून की लड़ाई है, चाहे वो पर्सनल हो या स्टेट के खिलाफ हो, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्टीमेटली जीत जो है वो सच्चाई की होती है। जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट के ज़रिए अगर किसी भी किस्म का कोई कानून पास होता है तो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार है कि वो ये देखे कि क्या ये जो कानून पास हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी मूल भावना के ख़िलाफ़ तो नहीं है। और जो सीएए जो चैलेंज हुआ है उसमें यही बात कही गई है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट से जो है इसका टकराव है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास वो अख्तियार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पिटीशन फाइल हुआ है, पिटीशन फाइल होने के बाद 2 स्टेज आता है। एक स्टेज ये आता है कि आपका पिटीशन फाइल हुआ, दूसरी पार्टी को जो हमने नोटिस दिया और उसको सुनने के बाद फिर स्टे करें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इतना पिटीशन फाइल हुआ है, हम गवर्नमेंट को भी स्टेट को भी सुनना चाहते हैं, इसलिए उनको नोटिस दिया है और कोई खास इसमें बात नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल लेते हैं। हेलो सर। हाँ मैडम सर जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं वो सीए के बारे में पूछना था मैडम, तो उसके बारे में क्या है कि खुलासा करके बताएंगे क्लियर? जी ठीक है, ये इस एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सीए यानी ये क्या है? जी पहले मैं ये बता दूं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा जो डाले गए हैं 100 से ज्यादा पिटीशंस आए हैं और उसमें स्टे एप्लीकेशन भी लगाया हुआ है। तो अगर स्टे एप्लीकेशन में फिलहाल अगर स्टे नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर विचार हुआ है। अभी बेसिकली उसको स्टे दिया जाए या न दिया जाए, इसके ऊपर बेसिकली विचार नहीं हुआ है। इस पर तो अभी कोर्ट ने दूसरी पार्टी को भी यानी कि गवर्नमेंट को भी सुनने के लिए नोटिस दिया है। जब गवर्नमेंट का जवाब चला जाएगा उसके बाद जो है सही मानों में इसके ऊपर सुनवाई होगी। जी जहां तक सीए का मसला है कि जैसे उन्होंने बताया है कि आज की डेट में तो इस बात को बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ये सिटीजनशिप एक्ट है जो कि 1955 से है और उस एक्ट में सरकार को यह पावर है कि सिटीजनशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट ही को सिर्फ पावर होता है सिटीजनशिप डिसाइड करने में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि जिसको चाहे अगर वो कुछ चीज़ें क्वालिफाई करता है, जो उसमें कंडीशंस दिए हुए हैं, अगर उसको पूरा करता है तो सरकार चाहे तो वो दे सकती है और चाहे तो नहीं दे सकती है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जो इसमें कंडीशन लिखा हुआ है उस कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं इसलिए हमें मिलना ही चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। बहरहाल ये ऑलरेडी था और उसके हिसाब से किसी को भी सिटीजनशिप सरकार दे सकती है। अब ये जो अमेंडमेंट लाया गया है तो इसमें यह कहना है कि इस अमेंडमेंट में हम दूसरे को दे रहे हैं सिटीजनशिप, जबकि हकीकत यह है कि अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तब भी जो है सरकार को यह पावर थी कि कोई भी कानून पहले से मौजूद था, हाँ दे सकती थी। अब इसमें जो है एक लेजिस्लेशन का एक तरीका होता है जिसको कि एक निगेटिव बोलते हैं, एक पॉजिटिव बोलते हैं। इसमें बहुत मतलब कि बहुत ही होशियारी से ये कह दिया गया कि फला 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 को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उसमें पहले जो था ये फला फला ABCD नहीं लिखा हुआ था, तो इसका मतलब कि किसी को भी चाहे उसका कोई भी मजहब हो उसको मिल सकता था। लेकिन अब ये पॉजिटिवली जो है वो एक मजहब को नाम न लेके ये कह दिया गया कि उस मजहब के इनडायरेक्टली ये बात हो गई कि उस मजहब के मानने वालों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, उसके अलावा बाकी सभी को मिलेगी। तो ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जहां की हमारा आर्टिकल 41 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एवरीबडी इज इक्वल
बिफोर द लॉ एंड एवरीबडी विल बी इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कानून के नज़दीक सभी लोग बराबर हैं और कानून सबका बराबर का ख्याल रखेगी, इसके खिलाफ है। फिर आर्टिकल 21 के खिलाफ है, जो कि सिर्फ ये नहीं कहता है कि राइट टू लिव बट राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो यहाँ पर ऐसे आदमी को अगर उसको कह दिया जाए तो उसमें परेशानी हो जाती है, इसलिए इस कानून को गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी, इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे एक पार्टी सामने वाला चक दे के था, वो चक मेरे तरफ फेवर में हो गया कोर्ट में। अच्छा। तो मुझे पैसे देना करके, फिर वो अपील कुछ परसेंटेज बन के 12% बन के अपील जाके है। अब वो केस फिर भी अगर मेरे फेवर में हो गया तो क्या फिर वो अपील जा सकता है क्या? देखिए, आपके कहने से ऐसा लग रहा है कि आपसे और आपके सामने वाली पार्टी यानी कि आपके मुखालिफ ग्रुप से जो है वो मुकदमा चल रहा था और आपके मुखालिफ ग्रुप से आपसे एक बात हो गई, एक कंप्रोमाइज़ हो गया। उस कंप्रोमाइज़ के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे इतने इंटरेस्ट के साथ। अब वो नहीं दे रहा है। तो देखिए, आमतौर पे कानून ये है कि अगर कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है और उसमें कोई कंप्रोमाइज डिग्री पास हो रही है, यानी कंप्रोमाइज डिग्री मतलब कि दोनों लोगों के सेटिस्फेक्शन से, दोनों लोगों के चीज़ों को एक कंप्रोमाइज डीड रखने के बाद अगर कोई किसी भी किस्म का कोई जजमेंट आ रहा है, तो आमतौर पर कानून ये है कि उसके खिलाफ अपील लाई करती है, लेकिन वो अपील सक्सेस होने के उसके चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपका कंप्रोमाइज़ हो गया, अगर दूसरी पार्टी कोर्ट में जा रही है तो आपका केस मजबूत है, क्योंकि कंप्रोमाइज डिग्री है। कंप्रोमाइज डिग्री को अपील में सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको जी लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि लगातार सीएए को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या इस पर रोक लगाने के लिए, इन प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं लगाना चाहिए था? देखिए, ऐसे सिचुएशन पास्ट में देखा गया है कि जब ये खतरा होता है कि देश में अमन और अमान गड़बड़ हो रहा है, यानी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस किस्म का कोई लेजिस्लेशन ले लेती है, इस किस्म का स्टे दे देती है, ताकि कम से कम जो लोग एजिटेट कर रहे हैं उनको कुछ सेटिस्फेक्शन हो। लेकिन इत्तेफाक से इसमें नहीं हुआ है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए। वकील साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए, सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। वकील साहब, हम कश्मीर से बात कर रहे हैं जी। हमारा एक मसला है, हमने एक जमीन ली थी 59 में, तो उधर से उसको रास्ता नहीं था। अब वो हमें रास्ता मांगता है। वकील साहब को एक दिन एक ने फोन किया तो हमने वो बात सुनी, सिचुएशन बराबर एक ही है। तो वकील साहब ने उसको कहा था कि आप तहसीलदार ने उसको ऑर्डर दिया था इग्रिस का, जबकि इग्रिस वहां से नहीं है। तो वकील साहब ने उसको बोला था आप इस ऑर्डर के खिलाफ सूट कीजिए। तो हमारे वकील साहब ने सूट निकाला है। अब उसने निकाला है सूट तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को और एडीसी को। क्या हम वकील साहब से ये मशवरा पूछना चाहते थे, क्या उसने सही किया है कि गलत किया है? देखिए, आपने बताया कि पहले रास्ता नहीं था। ये जो रास्ता होता है दो लोगों के मकान के बीच का या खेत के बीच का, तो देखिए एक चीज़ होता है इजमेंट्री राइट। मेरा घर है, मेरे घर के बगल में मेरा एक गली है, उसको मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, जबकि वो जो गली है, वो जो ज़मीन है, वो हमारे रजिस्ट्री में के नाप में नहीं आता है। लेकिन चूंकि उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो एक इजमेंट्री राइट हो जाता है। अगर दूसरी पार्टी ये आकर साबित कर दे रही है कि इस जगह को मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग जो हैं इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उनका एक इजमेंट्री राइट यानी कि इस्तेमाल करने की वजह से एक राइट बन जाता है। और आमतौर से आप लोगों ने सुना होगा कि होता है ना कि भाई इनके इस घर बनाने से, हालांकि वो अपने ज़मीन में बना रहे हैं, लेकिन उनके इस बनाने से हमारा हवा पानी रुक रहा है। तो हवा पानी या चलने फिरने का भी एक इजमेंट्री राइट होता है, जिसको कि कानून रिकॉग्नाइज करती है। जी, और इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मैं हैदराबाद नामतमी सीरत कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद बात कर रहा हूँ साहब। जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हिंदुस्तान में जो बुलंद आवाज से मर्द मुजाहिद जो उठाए एनआरसी के ऊपर, तमाम मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ उनका साथ दें। उन्होंने आज जो नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और हबीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी, दो भाई मिलके जो आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए मैं पूरे तमाम हिंदुस्तान। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कोई सवाल नहीं था। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, हमेशा हम कुछ हफ्तों से हम इस पे बात कर रहे हैं, एनआरसी पे, सीए पे बात कर रहे हैं, एनपीआर पे बात कर रहे हैं। अभी 22 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज उस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, तो जो नॉर्थ ईस्ट की जो याचिकाएं हैं वो अलग से सुनी जाएंगी और बाकी अलग से सुनी जाएंगी, तो ऐसा क्यों और क्यों ऐसा किया जाएगा? देखिए, अगर आप एनआरसी पे और इस किस्म का लोगों के सिटीजनशिप को काउंट करने और ये बताने कि आप हैं या नहीं हैं, ये सिलसिला चला ही है आसाम कार्ड से। 80s के ज़माने में ऐसा हुआ कि 71 की लड़ाई के बाद बहुत से बंगाल के लोग जो हैं आसाम या उसके नेबरिंग, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, वहाँ पर आ गए और वो कई डिकेड्स गुजर गए। अब उनके बाल बच्चे नाती पोते भी हो गए, वो वहाँ पर रह रहे हैं। आसाम के लोगों ने या नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स ने ये देखा कि अगर इनकी इस तरह से तादाद बढ़ती रही, इसी तरह से सेटल होती रही, तो हमारा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा एक कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारे कल्चर पर असर पड़ रहा है और ये इलेक्शन पर भी अच्छा खासा प्रभाव डालेंगे। तो उन्होंने एजिटेशन चलाया था। उस एजिटेशन के सिलसिले में एक सेंटर से आसाम कार्ड हुआ था। उसी आसाम कार्ड में था कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो 71 के बाद आए हैं। तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर उनका मसला ही डिफरेंट है। अच्छा। वहाँ पर उनके किसी किस्म का मुस्लिम और हिंदू या मजहब के बेसिस पर उनका किसी भी किस्म का डिमांड नहीं है। उनका डिमांड ये है कि जो लोग भी 71 के बाद आए हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, हमारे स्टेट से इनको निकाला जाए। तो वो मसला इस मसले से जो कि CAA की वजह से आ गया, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। तो चूँकि मसला जो आइडेंटिकल होता है उसको ये है कि कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो या अप टू द सुप्रीम कोर्ट, वो सुन सकती है जो मसला आइडेंटिकल हो। लेकिन जो मसला आइडेंटिकल नहीं है उसको अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट ऑफ द मैटर से अलग करने का। तो इसलिए उन्होंने अलग कर दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट का मसला जो है वहीं से चला था, उनका मसला अलग था, तो इसलिए उनका पिटीशन भी अलग होगा और जो एकार्ड है बल्कि एक्ट भी है उस हिसाब से उसको देखा जाएगा। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक सवाल है, ये जो अभी एनआरसी और सीए पे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जी बताएं। जी, मुझे इसकी लीगलिटी के बारे में आप लोग बता सकते हैं? जी, आपने लीगलिटी के मुतालिक पूछा है, तो जहां तक लीगलिटी है वो तो CAA का चैलेंज हो ही गया है कि ये लीगल है या इलीगल है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी और तकरीबन 125 से ज़्यादा पिटीशन फाइल है और उसमें यही सब पॉइंट उठाया गया है। जहाँ तक NPR का मसला है, तो NPR में भी जो आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम बनाया गया है, जिन लोगों को पावर दिया गया है एक डिस्ट्रिक्ट के छोटे ऑफिसर्स को किसी के मुतालिक ये डिसाइड करने का कि सिर्फ ये देशी में नहीं, कहने को तो देश है लेकिन लगता है कि आप किसी को ये कह देना कि आपको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना है कि आपको इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर उसको कौन एक्सेप्ट करेगा। तो ये चूंकि ऑलरेडी पिटीशन फाइल है और लीगलिटी और इलीगलिटी ही वहाँ पर डिसाइड होना है, तो जब तक कोई एक्ट अगर पास होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको या हाई कोर्ट उसको डिक्लेयर नहीं करता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब तक तो कानून है। तो अभी वो कानून है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम सलाम। अच्छा, देखिए, हम 7 भाई है और एक पिताजी का एक दुकान है। उसके बाद पिताजी मरने के पहले 2 भाई का नाम दे दिया है। अच्छा। अभी एक भाई उनका लड़का उस दुकान में दिया है और वो दुकान का साथ में है, लेकिन उनका नाम नहीं है दुकान में। वो कारोबार में और हिस्टरी का है और शरीक है, लेकिन अभी वो दुकान से निकल नहीं जाता। अभी क्या किया जाए कानून में? वह जोर जबरदस्ती रहता है, लेकिन 2 भाई का नाम दुकान का नाम है, लेकिन रजिस्टर में वो कारोबार में वो शरीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आपके सवाल बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 7 भाई हैं, फादर ने एक दुकान को 2 भाइयों के नाम कर दिया है। कैसे कर दिया है? क्या गिफ्ट
डीड के जिसको हिब्बा बोलते हैं, क्या हिब्बा कर दिया है, उनको पोजीशन भी दे दिया है। अगर ऐसा दे दिया है तो किसी भी बाप को ये अख्तियार है कि अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉपर्टी के किसी भी हिस्से को दे सकता है और उसका पोजीशन भी दे सकता है, उसका कब्जा भी दे सकता है। अब बात यह है कि सिर्फ एक भाई वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, बाकी दूसरा भाई नहीं कब्जा किया हुआ है। तो अगर दोनों भाई के नाम से वो प्रॉपर्टी दी गई है तो दूसरा भाई जिसका कब्जा हटा दिया गया है उसको यह हक है कि कब्जे को वापस ले और उसमें वो शेयरर बने, उसके लिए वो कानूनी चाराजोई करे। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम, बताएं। मेरा सवाल है वकील साहब से ये कि हमारा एक केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, लोअर कोर्ट में चल रहा था जी। फिर जो अपोजिशन पार्टी हमारी है उन्होंने चैलेंज किया था उसको प्रिंसिपल एंड सेशन जज में, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। हाँ, फिर उन्होंने किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी उनको फाइन किया और उसमें उन्होंने उसको रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने उस प्रिंसिपल एंड सेशन जज का छुपाया था, उसने उन्होंने लिखा था उन्होंने उसमें कि वो उन्होंने रिजेक्ट किया है केस। उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन केस में चैलेंज किया था, जूनियर बेंगलोर में हुआ था लेकिन केस हुआ है श्रीनगर में, कश्मीर में। उन्होंने फिर ये किया कि चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनको फाइन भी किया और उन्होंने माफी भी मांगी उनके वकील साहब ने, और उन्होंने उसको रिजेक्ट भी किया। आप क्या, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे वहां उनको वो फिर वो कर सकते हैं वहां पे चैलेंज? और देखिए, पहली बात तो ये कि जितने भी व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनसे गुजारिश ये है कि सवाल को अपना छोटा रखें, पहले से सोच लें कि क्या पूछना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। जो आपने सवाल किया है उससे ये क्लियर हो रहा है कि जो दूसरी पार्टी ने केस फाइल किया था वो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें हाई कोर्ट तक आना पड़ा। और हाई कोर्ट में भी अल्टीमेटली, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाई होगी कि आपने ये बंगलौर का केस यहाँ फाइल कैसे कर दिया। और उसके ऊपर ज़रा वकील साहब को भी लगी होगी कि आपको तो गाइड करना चाहिए कि जहाँ ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है ज़बरदस्ती केस कैसे फाइल कर दिया। जब केस की नौइयत ये है कि क्लियर है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बन रहा है, अगर हाई कोर्ट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आएंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं हाउस बोट से बात कर रहा हूँ, आई एम अ होटलियर। तो यहाँ पे ये आया था जो टूरिस्ट के रिलेटेड जो भी होटलियर है, हाउस बोट वाले हैं और ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको ये ब्रॉडबैंड रिस्टोरेशन के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज की थी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जब हम जाते BSNL ऑफिस, वहां पे बोलते कि हाउस बोट वालों को अभी रिस्टोर नहीं करेंगे ब्रॉडबैंड। अच्छा, देखें, आपके कहने के मुताबिक कि ऑलरेडी जो है ऑर्डर हो चुका है कि ब्रॉडबैंड जो है होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं लग रहे हैं, ऑफिशियल्स आपको दौड़ा रहे हैं, तो वो अपने आप में इल्लीगल काम कर रहे हैं। उनको आप एक राइटिंग में एप्लीकेशन दीजिए और अपने ग्रीवेंसेस बताइए। अगर उसके बाद भी वो नहीं कर रहे हैं तो आप किसी लोकल एडवोकेट से आप बात कीजिए और आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि ऐसा होने के बाद भी हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, और आप दिखा सकते हैं कि आपके बिजनेस पर इतना नुकसान है, इसमें इतना नुकसान है, इस तरह से हमें इतना मंथली जो है हमें नुकसान सहन करना पड़ रहा है। तो आप अपने लोकल एडवोकेट से फ़ौरन इस मसले में कंसल्ट कीजिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? सर, हम जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। हमारे 3 लड़के हैं। हम एक लड़का जो है वो बहुत पहले माँ के साथ चला गया, तो हम उसको मतलब अपने जो प्रॉपर्टी, हम ये 2 लड़के जो हमारे उसको देना चाहते हैं, उसको नहीं देना चाहते हैं, उसका सवाल। अच्छा, उसमें क्या इलाज है? आप का सवाल क्या है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। आप बराए मेहरबानी फिर दोबारा फ़ोन कर लें, लेकिन सवाल आप क्लियर पूछें। इनका सवाल ये था कि इनकी जो प्रॉपर्टी है और बेटे हैं, और तो ये एक ही बेटे को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, दूसरे को नहीं देना चाहते, तो उसके लिए क्या रास्ता है? ये सिस्टम यही है कि जिसको मैंने कहा अभी बताया पहले वाले सवाल में, उसको हिब्बा कर सकते हैं। कोई भी बाप अपनी ज़िंदगी में अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसका पूरा मालिक है, और अपनी ज़िंदगी में किसी को भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या पोजीशन भी साथ में ट्रांसफ़र करना होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद करिए।
देखिए, सबसे पहले लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जब भी कोई कॉलर हमें कॉल करता है और वो टीवी की आवाज अपनी चालू रखता है तो हम उससे हमेशा यही कहते हैं कि पहले टीवी की आवाज बंद करें और फिर कॉल करें, इससे हम उसका सवाल सुन पाएंगे और वो हमें सुन पाएंगे। वकील साहब, जैसे लगातार इस पर बात हो रही है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसे लेकर नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो नारे लगाना है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह है, तो क्या ऐसा है? देखिए, नारा लगाना और राष्ट्रद्रोह होना ये डिफरेंट किस्म के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अक्सर इससे पहले भी देखा गया है कि नारा लगाने के ऊपर जो है केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और ये जो इसको सेडिशन बोलते हैं जिसके के मुतालिक बात कही गई है, सेडिशन जो है सीरियस इसलिए हो जाता है कि वो पनिशेबल अप टू लाइफ है या अप टू 3 years एंड फाइन भी है। अब ऐसे में ये है कि एक चीज़ तो बहुत क्लियर कोर्ट कहती आ रही है कि किसी गवर्नमेंट के का मुखालिफत करना और स्टेट के मुखालफत करना यानी देश के मुखालफत करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हर आदमी को ये हक़ है कि वो अपना एक पॉलिटिकल व्यू रख सकता है। हम आपके पॉलिटिकल पार्टी से इत्तफाक नहीं करते हैं, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से इत्तफाक करते हैं तो हम सरकार के ख़िलाफ़ ये सब बातें कर सकते हैं कि आपका ने ये जो मेज़र उठाया है पानी लगाने का, बिजली लगाने का, बैंक को रेगुलेट करने का, इस किस्म के, या अभी जैसे CAA का जो मसला है सिटीजनशिप का, तो ये हर सिटीजन्स को हक है कि वो अपना एक राय रखे। उसमें वो नारा लगा रहा है तो नारा लगाना अपने आप में सेडिशियस नहीं होता है, बल्कि कोर्ट ने तो कभी कभी ये कहा है कि अगर नारा ऐसा लगाया गया है जो कि पब्लिक को इंस्टिगेट करता है, पब्लिक को कहते हैं कि दूसरे के खिलाफ जो है एहतजाज करने के लिए कहता है या उकसाता है कि दूसरे पर हमला करें, तो ऐसे में भी जब तक कि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होता है, नारा लगाने के एवज में अगर हंगामा नहीं होता है, मारपीट नहीं होती है, तो नारा चाहे उसका नौयत कोई भी हो वो अपने आप में सेडिशियस नहीं हो सकता है, ना सेडिशियस है। बल्कि सेडिशन तो एक ऐसा लॉ है कि उस ज़माने के अक्सर नेता जो हैं उनको, जैसे गांधी जी पर भी अहमदाबाद में सेडिशन का मुकदमा चला था, लोकमान्य तिलक पर भी चला था, और उस ज़माने में तो इतना डर था सरकार का कि जिसके ऊपर इस किस्म का देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का जो मुकदमा लग जाता था तो आम तौर पे एडवोकेट केस नहीं करते थे। और इत्तफाक ऐसा हुआ कि यही चीज़ फेस करना पड़ा लोकमान्य तिलक जी को बम्बे में, तो इत्तफाक से उनका केस जो है जिन्ना ने लड़ा था। तो इस किस्म की चीज़ें जब भी सरकार होती हैं, सरकार के ख़िलाफ़ जो या सरकार के किसी एक्शन के मुतल्लिक अगर एजिटेशन चलता है तो सरकार केस लगाती है। अब यहाँ पर नर्मदा वाला जो केस था उसमें हज़ारों लोगों के खिलाफ जो है सरकार ने केस फाइल कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप नर्मदा के मुतल्लिक, डैम के मुतल्लिक आप एजिटेशन क्यों कर रहे हैं। तो इसका बराबर मिसयूज़ होता रहा है, और बल्कि ये कहा गया है आज की डेट में इस किस्म के भी जो जूरिस्प्रूडेंस पे लिखने वाले हैं वो इस बात पे लिखे हैं कि इस किस्म के लॉ का, जो कि सेडिशियस लॉ जिसको 124A बोलते हैं हमारे इंडियन पेनल कोड में, इस किस्म की लॉ की डेमोक्रेसी में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर जो है ये कदगन लगाता है, इसको ऊपर रोक लगाता है, और आम तौर पर ये मिसयूज़ होता है। तो इस तरह से यूपी में ये कहना कि कोई ये कह रहा है कि हमें चाहिए भूखमरी से आज़ादी, हमें चाहिए कास्ट सिस्टम से आज़ादी, तो इसके ऊपर वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि आज़ाद देश में आज़ादी, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो देश में जैसे करप्शन से आज़ादी, हमें सिफारश से आज़ादी, हमें बड़ी फीस से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, तो इस किस्म का नारा किसी हिसाब से देशद्रोह का नारा या राष्ट्रद्रोह का हो ही नहीं सकता है। बल्कि ये बात जो कहने वाला है उसके मुतालिक सोचा जा सकता है कि उसका दिमागी ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो वाकई एक सही मानों में एक पीसफुल लॉ एबाइडिंग सिटीजन्स का किरदार रहा है उसका। अगर ऐसा किरदार नहीं है तो फिर तो ये तो देखना पड़ेगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ है तो उसको अपने ज़बान पर ख्याल रखना चाहिए, इस किस्म की बातें नहीं करना चाहिए कि आम सिटीजन्स को धमकाने वाली, डराने वाली ये सब बातें नहीं आनी चाहिए, अपने आप में गलत है। जी, लेकिन लॉफुल तरीके से प्रोटेस्ट तो किया जा सकता है।
हर हालत में क्या आ सकता है प्रोटेस्ट में? बस ये है कि जो प्रोटेस्टर जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल राइट्स है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप जो है किसी भी मसले में गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन को अगर आपको पसंद नहीं है और आपके समझ से वो देश के लिए हित में नहीं है तो आप उसके मुतालिक एजिटेट कर सकते हैं। बस एजिटेशन करने वालों को ये ख्याल रखना होगा कि वो कभी भी कानून अपने हाथ में न लें। एक तरफ ये है कि जो एजिटेशन करने वाले हैं वो अपने कानून में हाथ में न लें, दूसरी तरफ ये भी है कि जो उस एजिटेशन को रोकने वाले यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। जिस तरह से कि यूपी में हुआ है कि वो भी कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं। और जो भी कानून अपने हाथ में ले सकता है चाहे वो वर्दी में हो या सिविल में हो, अगर सिविलियन के लिए कानून बनाया हुआ है कि आप उस कानून के मुताबिक चलेंगे तो जो पुलिस में हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनके लिए भी कानून में है कि आप जाएंगे तो किस तरह से आप एक मोब को, एक एजिटेशन जो चल रहा है उसको किस तरह से आप टैकल करें। ये नहीं कि आप सीधे उठाकर सीने पे या सर के ऊपर और आंख पे गोलियां मारने लगे, बल्कि उसका एक तरीका बताया गया है कि पहले आप उनको मना करेंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए, माइल्ड लाठी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद भी आवाम नहीं मान रही है, एजिटेटर्स नहीं मान रहे हैं, तो आप हवाई फायर कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं और अग्रेसिव वो हो रहे हैं तो अपने डिफेंस में तो आप जो है फायर कर सकते हैं। जब फायर करेंगे तो वो भी ये ख्याल रखना है कि फायर जो है कमर से नीचे हो, न कि डायरेक्ट जो है आप ऐसा फायर करेंगे कि जैसे क्लियर लग रहा है कि आप बदले की भावना से मारने के लिए, मर्डर करने के लिए आपने फायर किया है। तो इस किस्म का चाहे जो भी हो वो मर्डर ही के इसमें आएगा। और ऐसा लगता है कि हम अभी कुर्सी के ओहदे पर हैं तो वो चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में भी मिसाल लेटेस्ट है। अगले 10-15 साल की अगर देख लें तो जो लोग पावर में रहे हैं उन्होंने मिसयूज़ किया है, लेकिन पावर जाने के बाद जो है बाकायदा उनका ट्रायल हुआ है और ट्रायल के बाद जो है बाकायदा उनको सजाएं मिली है पूरी दुनिया में। पिछले 90 के बाद खासतौर से अगर हम देखें तो ये पिछले 30-40 सालों में ऐसे बहुत से ये मिलते हैं मिसाल कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने तानाशाह बन गया, कानून अपने हाथ में लिया, अपने ही देश के लोगों को गलत तौर पे उनको दबाया, उनके ऊपर फायरिंग की, उनको मारा, अब फिर उसका ट्रायल हुआ। एक नहीं कई मिसाल हैं। तो अगर कोई ये सोचे कि निशा हॉर्स पावर है, हम जैसे तबीयत करें वैसे इस्तेमाल करें, तो मौजूदा दौर में, मौजूदा वर्ल्ड में जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो कि हर चीज़ पूरी दुनिया में खुली हुई है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई ये ना समझे कि हम कानून अपने हाथ में लेके पावर का मिसयूज़ करके किसी को दबा लेंगे या किसी को मार लेंगे। ऐसा तो नामुमकिन है। जी बिल्कुल। पुलिस से जुड़े राइट्स पर हम आगे भी कुछ बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं इसमें आज कश्मीर से अर्ज कर रहा हूँ सर। जी बताएं। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल आगे हिंदुस्तान जिस वक्त आजाद हो गया, अगर हिंदुस्तान का बड़ा कम्युनिटी एक है मुसलमानों का, तो एनआरसी में इनको क्यों नहीं शामिल किया गया है? जो इनका सवाल है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या? जी, ये यही जानना चाहते हैं कि एनआरसी में मुस्लिम्स को जगह क्यों नहीं दी गई या सीए है, ये यही पूछना। देखिए, यहीं पर देखना पड़ता है कि जिसे कहते हैं ना कि जब इंसान या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब ऑपोजिशन में है तो उसका एक रोल होता है, या जब पावर में आ जाती है तो उसका रोल दूसरा होना चाहिए। पावर में जब आ जाता है तो इंसान को फर्कदिली दिखाना चाहिए, जिसको मैग्नेनिटी बोलते हैं इंग्लिश में। उस चीज़ की लेक हो रही है आज की डेट में हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ये सोचे कि फला ग्रुप ने हमें वोट नहीं दिया है, हम पावर में आ गए हैं तो उसे सबक सिखाएंगे, ये अपने आप में सोचने का तरीका गलत है। जब एक बार आदमी प्राइम मिनिस्टर हो जाता है या प्रेसिडेंट हो जाता है तो वो पूरे देश का प्रेसिडेंट हो जाता है। अब पूरे देश के लोग उसको उसी तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए, उस प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, चाहे उसने वोट दिया हो या न दिया हो। लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी में गिरावट आ चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि हमें ख़तरा है कि ये ग्रुप जो गरीब लोग हैं वो हमें वोट नहीं देते हैं। तो इसका क्या मतलब कि आप गरीब के मुतल्लिक एक अफवाह करेंगे कि ये बांग्लादेशी हैं। और बंगलुरु में जो है पता चला कि अरे भाई लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, एक बांग्ला भाषी
और एक बेंगलुरु में तेलुगु भाषी के लैंग्वेज में कितना फ़र्क है, उसके बाद भी आप ये उड़ाकर कि वो बांग्लादेशी हैं और वहाँ पे जाकर आपने पूरा बुलडोज कर दिया, सैकड़ों आदमी को आप बेघर कर दिया, जबकि वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम यहीं के रहने वाले हैं। उसमें मोर देन 50% जो है वो कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। तो इतनी बड़ी बुराई, इतना मतलब कि जुल्म अपने ही स्टेट में मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि एक ग्रुप को ये कह देना कि वो बांग्लादेशी हैं और उनके पूरे रिहाइश को जो है आप बुलडोज़र चलाकर ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ऐसा जो है हमारी डेमोक्रेसी में गिरावट आ गई है। गिरावट ये आ गई है कि वो गरीब लोग हैं, हमें वोट नहीं देते हैं, तो इनको यहाँ से किसी तरह से डिस्पर्स करो, इनको यहाँ से हटाओ। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए और जो हमारे यहाँ सोचने समझने वाले हैं इनको अब आगे आना चाहिए और आगे आकर मसले को सलाह मशवरा से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ जिधर हम जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी जिधर जा रही है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक दूसरे के खाने पहनने और उसके चलने का अंदाज़, उसकी ज़बान के ऊपर हम अगर कमेंट कर रहे हैं तो ये अपने आप में आने वाले वक्तों में देश के लिए सही नहीं है। तो ये काम करने वाला जो नफ़रत फैला रहा है, चाहे वो एक आम सिटीज़न हो, चाहे गरीब हो, मालदार हो, पावर में हो या पावर में नहीं हो, जो हेटेड फैला रहा है, वो अपने आप में एक जुल्म कर रहा है। जी, आगे भी इससे मुतालिक हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में। वकील साहब, जैसे पिछले दिनों ही हमने सुना NSA के बारे में, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, इसे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है, यानी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आम लोगों को समझने के लिए मैं एक बात बता दूं यहाँ पे तरन्नुम, कि दो किस्म के अरेस्ट होते हैं लोगों के। एक तो अरेस्ट वो होता है अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया, जुर्म कर दिया, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उसको अरेस्ट की और जेल में भेजी। दूसरा बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अगर स्टेट ये समझ रही है कि इनसे पब्लिक को खतरा है या जिसको बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में परेशानी होगी अगर फला आएगा पब्लिक में और स्पीच देगा, तो उसको भी कानूनी इजाज़त देता है पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकती है, जिसको कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। यानी इसलिए नहीं उसको अरेस्ट किया गया कि उसने कोई जुर्म किया है, बल्कि ख़तरा यह है कि आगे वो जुर्म उसकी वजह से हो सकता है, बाकी लोग कर सकते हैं, इंस्टिगेट हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, जिसमें कि सरकार को ये पावर है कि किसी को 6 महीना और 1 साल तक जो है उसको अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है और उसको जेल में रख सकती है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम अपना जमीन किसी को बेच देंगे तो उसके लिए क्या हमें दस्तावेज क्या जरूरत है? भाई, ज़मीन बेचने के लिए तो लाजमी है कि पहली बात तो ये कि वो ज़मीन के आप मालिक हों, मालिक और कब्ज़े में हों। मालिक का मतलब ये होता है कि आपके पास उस ज़मीन के मुतल्लिक रजिस्टर्ड पेपर जो है आपके फेवर में हो। अब ये खरीदने वाले का काम है कोई ये देखे कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। तो अगर आपके पास उसका सेल डीड है और पाक साफ है, वो ज़मीन किसी को आपने रहन नहीं रखा है, तो आप किसी भी ख़रीदने वाले को बेच सकते हैं। वो यही पूछेगा कि वो ज़मीन आपके नाम से है कि नहीं और ज़मीन कहीं गिरवी तो नहीं है और आपके कब्ज़े में है या नहीं। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नसीम अनवर, नागपुर, महाराष्ट्र से। जी, बताएं क्या सवाल है आपका? वकील साहब से एक सवाल है। वकील साहब की अगर फीस ना हो तो क्या खुद अपना केस लड़ सकते हैं और उसका तरीकाकार क्या होगा, वो जरा समझाइए। और दूसरा सवाल, हेलो जी, बताएं। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि किसी राज्य ने NOC की फीस लेने का कायदा रद्द कर दिया और कोई कमेटी उसके बाद फीस लेती है और ऑन रिकॉर्ड फीस लेती है, तो क्या ये गैर कानूनी साबित होगा, ये कार्रवाई होगी उस पर? ये दो बात समझाने की जरा कोशिश करें वकील साहब। जी, जरा सवाल इनका क्लियर नहीं हो पाया है, जरा आप इनका पहला सवाल ये था कि अगर किसी के पास वकील के लिए फीस नहीं है वकील को देने के लिए, तो क्या वो अपना केस खुद लड़ सकता है? पहली बात तो ये कि
हर इंसान को जो कि बालिग है उसको अपना केस को लड़ने का अधिकार है। वकील तो इसलिए किया जाता है कि हर आदमी कानून से वाकिफ नहीं होता है और ख़तरा ये होता है कि उसे कानूनी तौर पर कोई गलती ना हो जाए, वो केस हार जाए, तो वकील को ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को हक़ है, पूरे हिंदुस्तान सिटीजन्स को हक़ है कि वो अपना केस जो है वो खुद लड़ सकता है। जी, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले एनएसए की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं और इस वक्त पे एनएसए को लागू कर दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो सकता है? देखिए, एनएसए तो जैसा कि मैंने बताया प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो 144 भी अगर एसडीएम के हिसाब से लग जाता है तो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। लेकिन किसी भी कानून के मुतालिक ये सोच लेना कि उसका मिसयूज होगा, ये अपने आप में सही अप्रोच नहीं है जब तक कि मिसयूज उसका ना हो। जैसे अभी आप देख लीजिए, यूपी ही का मैं मिसाल ले रहा हूँ आपके सामने कि आप लोगों को याद हुआ कि जलियांवाला बाग में जब कांड हुआ था और जनरल डायर का जब ट्रायल हुआ था, जब उसने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कि मैं इस स्पॉट पे था, मैं जो मुनासिब समझा वो मैंने कदम उठाया, अगर ऐसा कदम नहीं उठाया तो और ज़्यादा खराबी, कत्ल गारतगिरी हो सकती थी और लोगों की जान जा सकती थी। वो जस्टिफाई करने की कोशिश किया। दूसरी बात, जब उससे ये पूछा गया कि अच्छा ठीक है, हाँ, तो उसने ये बताइए कि जो लोग इंजोर्ड थे क्या आपने उनको मेडिकल एड दी? तो उसने कहा कि भाई जो हमसे मेडिकल एड मांगा उसको मैंने दिया, हमसे कोई मांगा ही नहीं। तब उससे सवाल ये किया गया कि जहाँ ये आपने गोली चलवाई है वहाँ पर एक बच्चा था 2-3 साल का, रो रहा था, उसके माँ या बाप को गोली लग गई थी, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे मेडिकल एड मांगेगा? जिसका कि उसके पास जवाब नहीं था। अगर यूपी के हम पूरे इस सिचुएशन को देखें जो हुआ है, हकीकत यह है कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया है। जब लोग गए हैं तो उनका फौरन तौर पे सिर्फ यही नहीं कि पुलिस ने उनको मेडिकल एड नहीं दिया है, बल्कि वो खुद अगर अपने से उनके घर वाले ले गए हैं तो उसको प्रिवेंट किया गया है। यही नहीं, बल्कि लोगों को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है ये जानने के लिए घर वाले कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसको भी फराहम नहीं किया गया है। तो अगर अपने आप में देखा जाए तो ये अपने आप में पुलिस के अक़दाम सही नहीं है। जी, इससे मुतालिक हम आगे भी और बातें करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मुझे वकील साहब से सवाल करना था। जी बताएं। सवाल ये है कि अगर कोई लड़का अपना बाप का जो है ना फरमानबरदार नहीं होगा, उसकी खिदमत नहीं करेगा, क्या वो लड़के को बाप बेदखल कर सकता है? अच्छा, देखिए, बेदखल करने का तो सिंपल एक तरीका है। लोग कहते हैं कि हमने अपने फलां लड़के को आग कर दिया। बेदखल करने का सिस्टम ये कि जब आप किसी भी मैयत के बाद जो है उसके जितने लीगल एयर्स होते हैं सबको उनके अपने हिस्से से वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाते हैं मैयत के। आप किसी अपनी प्रॉपर्टी को अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे को दे सकते हैं, किसी एक लड़के को कर सकते हैं, या एक लड़के को छोड़कर बाकी 3-4 जो आपके लड़के लड़कियां हैं, बीबी हैं, उनके नाम से कर सकते हैं। आपको ये अख्तियार है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब जो घर जमाई होता है ना, उसके लिए लीगली मतलब कितनी प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए? घर जमाई को इसलिए नहीं प्रॉपर्टी मिलती है कि वो घर जमाई है, बल्कि उसको वही प्रॉपर्टी मिलती है जो उसकी बीबी के शेयर में आता है। जो कानूनी बात है वो ये है। उसके अलावा वो चूँकि कश्मीर में ये चलता है कि अक्सर जो, या कहीं कहीं तमिलनाडु में है कि अक्सर जो छोटी बच्ची होती है सबसे माँ बाप जो है उसको अपने यहाँ रखते हैं और फिर घर में जो है वो दामाद आकर उनके घर ही पे रहते हैं। तो इस चीज़ को जो है वही प्रॉपर्टी मिलती है जो कि उसके इनहेरिटेंस में आता है। लेकिन अगर बाप या माँ चाहे जिसके वहाँ घर जमाई है तो अपनी ज़िंदगी में उसको कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकता है, वो उसके ऊपर है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे 2 सवाल हैं मैम। हमारा बहुत पुराना मकान है जी, वो दादा लाई 3 दादाओं की मतलब हम हैं औलाद। और वो अब्बू बताते थे कि इसका स्थान ज्यादा टूटल मक्के जमाने का दुआने का था। अब वो कहीं हमें मिलाने गुम हो गए। अब वो हमारे एक्सपायर हो गए। अब हमें इसका मकान के कागज हम कैसे किस तरीके से बनवाएं, कैसे निकलवाएं, हमें कोई नॉलेज नहीं।
उसका तरीका ये है कि आप जहाँ पर ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो अगर वो देहात में है, गांव में है, तो फिर गांव में जाके तहसीलदार से पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी पर कौन कौन जो है इस वक्त ये है। कुटुंब रजिस्टर से पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं। या अगर शहर में है तो फिर एमसीडी या जैसे दिल्ली में वहाँ के जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन से या काउंसिल है, काउंसिल से पता चलेगा। तो ये तो वहाँ पर जाके पता चलेगा। दादा इलाही का मतलब कि आप 50-60 साल पहले की बात कर रही हैं, तो 50-60 साल पहले का जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, क्योंकि जहाँ आदमी रहता है तो वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस चलता है। तो इस तरह से आप वहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ के एडवोकेट को आप इंगेज कीजिए और उनसे प्रॉपर्टी का आप नाम दीजिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल बताएं जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? हाँ मैडम, 1951 के जो है हमारे पास में पेपर है, उसके लिए कुछ कार्रवाई करे तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा क्या? 1951 का किस तरह का पेपर है? आपने पेपर नहीं बताया। हाँ, ये जमीन के पेपर है जो दादाजी के नाम पे है अभी भी। देखिए, एक बात तो ये कि किसी भी लैंडेड प्रॉपर्टी में एक बात देखी जाती है कि अगर उसमें आपका शेयर बनता है तो आपको 12 साल के अंदर ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है जो कि उस पर कब्जा किए हुए हैं। अगर 12 साल के अंदर आपने कार्रवाई नहीं की है तो फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की है। इसको बोलते हैं, एक कानून है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि हर कानून में ये बात बताया गया है कि अगर आपके ऊपर आपको किसी के खिलाफ मुकदमा करना है तो कितने साल के अंदर या कितने महीने कितने साल के अंदर आप ये मुकदमा कर सकते हैं। तो ज़मीन को अगर आपको कब्ज़े से बेदखल कर दिया गया है, भले ही ज़मीन आपके नाम से हो, फिर उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, एनआरसी के ताल्लुक से सवाल है मेरा। जी, सवाल ये है, जैसे पापा का नाम रफीक अहमद है और भाई का नाम है मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी, पापा के नाम में सिद्दीकी नहीं लगा है, तो इससे कोई हर्ज है? देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें आसाम में देखी गई है कि स्पेलिंग के सिलसिले से जो है, चूँकि हर चीज़ कंप्यूटर में चल रहा है, अगर कंप्यूटर में स्पेलिंग सही नहीं है तो अक्सर हो जाता है कि एक भाई को मिला है, दूसरे भाई को नहीं मिला है। तो आप बराए मेहरबानी इसको सही कर लीजिए, बाद में फिर आपको परेशानी होगी। हालांकि जब उसी बाप के बेटे हैं, आप नाम में सिद्दीकी नहीं लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आप प्रूफ तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए जितने आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आप जानते हैं कोर्ट कचहरी, तो इसके लिए पहले ही जो है उसको आप सही करा लीजिए। जी, जैसे अभी हम एनएसए की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस तरह से इसका मिसयूज किया जा सकता है, खासकर जबकि इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए, एनएसए में या कोई भी ऐसा कानून है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, उसमें डिटेंशन करने से पहले रीज़न देना पड़ता है। तो वो अगर रीज़न नहीं दे पाए हैं तो इसीलिए कोर्ट उसको जो है आमतौर पे निरस्त कर देती है, जिसको कि बोलते हैं कि सेट असाइड कर देती है। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, बताएं क्या सवाल? जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनओसी देने का फैसला कैंसिल कर दिया आज से 10 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी कोई सोसाइटी फीस लेके एनओसी देती है, तो ये क्या गैर कानूनी है? कार्रवाई होगी? इसका क्या आगे का रास्ता है वो बताइए जरा सा। महाराष्ट्र सरकार ने एनओसी का पैसा लेना कैंसिल कर दिया वो निर्णय को। देखिए, अगर महाराष्ट्र सरकार ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि किसी भी फ्लैट का या मकान का एक से दूसरे के नाम से अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो जो लोकल जो रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन है उसका नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो बगैर उसके आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। फिर एनओसी आपको चाहिए क्यों, जब सरकार ने ऐसा कर दिया है तो। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमें एनओसी चाहिए, तो लाजमी है कि अगर रजिस्ट्रेशन जो रेजिडेंस एसोसिएशन है वो अगर इस किस्म की बात रख रही है तो फिर उसको तो फॉलो करना होगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि वालिद साहब का एक मकान है, उसको हम बिक्री करेंगे अगर, तो वालदा का क्या होगा, और हमारे 7 भाई और एक बहन है, उनका कितना कितना हिस्सा होगा? अच्छा, देखिए, जो पूरी प्रॉपर्टी का जो बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसका 1 परहैप्स 8 या 1/6
पहले माँ को निकाल देना पड़ेगा। फिर जो प्रॉपर्टी बचेगी उसका डिवीज़न आपको 15 हिस्सों में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2-2 हिस्सों बेटे को देना पड़ेगा और 1 हिस्सा बेटी को देना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, जो भी पैसा मिलेगा उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उसका 1/6 जो है पहले मदर को चला जाएगा। बाकी जो बचेगा उसका 15 हिस्सा होगा। 15 हिस्से में आप 7 भाइयों को 2-2 हिस्सा मिलेगा और बहन को 1 हिस्सा मिलेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 जी जी, बताएं क्या सवाल है? हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे बनाना है? जी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहाँ के? करना। हाँ, देखिए, ये जो जन्म और डेथ का मसला है वो स्टेट का है। हर स्टेट ने अपना अलग अलग रूल्स बना रखा है। एक सिंपल तरीका ये होता है कि जहाँ जिस हॉस्पिटल में भी बच्चे का बर्थ हुआ है उस हॉस्पिटल वालों की ज़िम्मेदारी है कि उस इलाके के एमसीडी की ऑफिस में उसको देना है, एनडीएमसी के ऑफिस में या जो भी म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है वहाँ पर भेजना होता है। उसको बोलते हैं ऑफिस डेट ऑफ बर्थ एंड डेट एंड बर्थ ऑफिस बोलते हैं उसको, या बर्थ एंड डेथ ऑफिस बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर नहीं है आपका तो उसका तरीका ये है कि अब एक आप एफिडेविट देंगे। उस एफिडेविट में आपके मोहल्ले के 2 लोगों का एफिडेविट जाएगा साथ में, और उसमें ये जाएगा कि हाँ ये फ़लाँ साहब के ज़रिए फ़लाँ को ये एक लड़का पैदा हुआ था जो कि ये हैं। वो जब लिख कर देंगे तो फिर आप जो है उसको एसडीएम के पास मूव करेंगे। एसडीएम उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा, फिर वो वहाँ से डायरेक्शन देगा ऑफिस में, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में कि भाई इनका इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ सर्टिफिकेट बना दीजिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? मेरे जानकारी चाहिए कि मेरे फादर जो है 2009 में इंतकाल कर चुके थे और उनका नाम इलेक्शन बोर्ड कार्ड पे एमडी साहबुद्दीन है और मेरे कार्ड पे मोहम्मद जाहिद है जो मेरा नाम है। तो मोहम्मद और एमडी में फर्क हो सकता है कि आने वाले एनआरसी के टाइम ऐसे तो अल्लाह का खत्म हो जाए तो अच्छा लगता है। जी, ये बात भी देखा गया है असम के एनआरसी में कि मोहम्मद 3 तरीके से वो लिखते हैं। एक तो पूरा जैसा आपने बताया, एक MOHD और लोग MD भी लिखते हैं। तो इसको आप सही करा लें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आइंदा जो है ये प्रॉब्लम ना आए। इसको एक सिंपल एप्लीकेशन दीजिए कि ये मसला है, हमारे नाम का MD को पूरा मोहम्मद कर दीजिए या मोहम्मद को MD कर दीजिए, लेकिन पूरा नाम ही लिखना सही होता है, मोहम्मद ही लिखना सही होता है। यही सही होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पर एक ही स्पेलिंग हो, एक ही तरह का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी मैडम, सवाल ये है कि हमारे बाप दादा कहीं रहते थे, उसके बाद वो किसी और जगह मुंतकिल हुए, लेकिन हमने अभी तक वहाँ से वरासत नहीं ली है। तकरीबन 60 साल हो गए। जी, आप फौरन जहाँ से, जिस गांव से भी या जिस इलाके से भी आप माइग्रेट होकर शहर में गए हैं, पहली बात तो ये कि वहाँ से रिश्ता आम तौर पे लोग तोड़ देते हैं, या बहुत से लोग हम ऐसे मिलते हैं कि अपने भाई वगैरह कह दिए होते हैं 50 साल 40 साल पहले कि भाई अब मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, जो खेती का ज़मीन है उसको तुम ही लोग देखो, अपने बाल बच्चे संभालो उसमें। अब सिचुएशन ये आ रही है कि पुराने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप वहाँ के लोकल एडवोकेट्स को ये कीजिए, कुटुंब रजिस्टर एक होता है, उसमें जाकर नाम चढ़वाइए कि फ़लाँ साहब 2 भाई थे, उनके एक भाई के लड़के का लड़का मैं हूँ, और इस तरह से इस प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस के तौर पे हमारा भी हिस्सा बनता है, उसके ऊपर नाम चढ़ाएं। तो इस चीज़ को कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले कि इस किस्म की परेशानी आए कर लेना चाहिए। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ यही नहीं कि अपना करें, बल्कि दूसरों को भी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए मदद करें। किसी को इस फजीहत से बचा लेना भी अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम होता है। सोशल एक्टिविस्ट में या सोशल वर्क में यह अच्छा काम है कि इस वक्त आप पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो उन लोगों का जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी मदद करें और आगे बढ़कर मदद करें। जैसे बोलते हैं ना कि श्रमदान तो कुछ वक्त का, कुछ टाइम का, और ये भी एक किस्म का आप ये कह लीजिए कि एक किस्म का दान ही है। आप दीजिए, लोगों को अवगत कराइए, और जिनके कागज़ पूरे नहीं है, कागज़ पूरे कराने में आप लोग मदद कीजिए।
जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल है कि मेरे वालदा और वालिद का इंतकाल हो चुका है और उनका कोई पेपर नहीं है। इस एनआरसी के बारे में पूछना था कि कोई पेपर उनका है ही नहीं अभी फिलहाल। अच्छा, तो आगे यानी क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये कि और कोई पेपर हो या ना हो, आप अगर कहीं पढ़े लिखे हैं तो आपके वालिद का नाम तो कम से कम लिखा ही होगा जहाँ पर आप जिस स्कूल में आपका एडमिशन था। दूसरी बात ये कि जहाँ आप पैदा हुए हैं, अगर शहर में पैदा हुए हैं तो लाजमी है कि मदर का नाम होगा वहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ से आप उनके नाम के साथ अपने को आपको रिलेट कीजिए और डॉक्यूमेंट्स बनवाने की कोशिश कीजिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है, आप किसी गांव में पैदा हुए हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं पैदा हुए हैं, तो फिर एक दो लोगों का अभी से एफिडेविट बनवाइए जो पड़ोस में हों, जो आपके फादर की उम्र के हों या उनसे ज़्यादा उम्र के हों, जो कि ये बता सके कि हाँ साहब यहाँ पर ये पैदा हुए थे। तो इस तरह से आपका अपना जो है डेट ऑफ बर्थ बन जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर और स्कूल में अगर पढ़े हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप ये दिखा सकते हैं। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो। देखिए, वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। हेलो। अपने टीवी की आवाज बंद करिए। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, मेरा नाम है खलील खान जी। फादर का नाम है फौज खान जी। जी। मेरी मैट्रिक की सनद में मौज खान है उनकी जगह, तो और जमीन में मेरा नाम है फौज खान बाप का। तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जो उनका आपके फादर का सही नाम जो है वो अगर ज़मीन में है तो उसी को रहने दीजिए और अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को उसके हिसाब से आप सही करा लीजिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है कि अगर एनआरसी के लिए जो आएंगे जी, तो वो लोग को हम डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं या नहीं? देखिए, अभी तो जो सरकार कह रही है वो कि एनआरसी से पहले जो है एनपीआर होगा और एनपीआर में वो सिर्फ पूछेंगे आपसे सवाल या कॉलम है, जैसे कि क्या आप यहाँ के परमानेंट रहने वाले हैं, इससे पहले आप कहाँ रहते थे, क्या आपके पास राशन कार्ड है, क्या ये मकान जिसमें आप रह रहे हैं आपका है, या क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या आपके पास पासपोर्ट है, क्या आपके पास आधार कार्ड है, क्या आपके पास जहाँ से आप आकर यहाँ पे रह रहे हैं कोई आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी है। इस तरह के सब मिला के 21-22 के करीब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उस वक्त अभी सरकार ये कह रही है कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई द्वारा नहीं है कि ये एक किस्म का ट्रैप हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसके नीचे फिर ये लिखना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी वो प्रोफॉर्मा है कि मैं जो कुछ भी ऊपर अपने मुतालिक बताया हूँ वो सब का सब सच बताया हूँ। वो हल्फनामे के शक्ल में होता है, वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और अगर इस किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन गलत होता है तो फिर जो है उसके लिए मतलब कि सज़ा भी है। तो पहली बात तो ये कि जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन दे उतना ही इन्फॉर्मेशन दे जितना आपके पास है। जैसे लोग शान में कहते हैं ना, हमारे पास तो पासपोर्ट भी है, हमारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है, हमारे पास तो राशन कार्ड भी है, हमारे पास तो कुटुंब रजिस्टर भी है, कह जाते हैं लोग। लेकिन सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक कहिए जो कि सही मानों में आपके पास है, क्योंकि उसके बाद जो है अगर कहीं वहाँ पर एक छोटा सा जो आदमी बैठा हुआ है, अगर उसने कहीं डी लगा दिया कि डाउटफुल सिटीजन, तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा और ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएगी जो वहाँ पर आपने हाँ 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 कहा है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो दूसरे लोगों की मदद कीजिए।
जी वकील साहब, कई बार ये भी देखा गया है कि जो पुलिस है वो अपने राइट्स का मिसयूज करती है, जैसा कि हाल के दिनों में हम सभी को देखने के लिए मिला। तो अगर पुलिस ऐसा कर रही है, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर रही है, मिसयूज कर रही है, तो एक आम शहरी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि हमें हर सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन जानना ज़रूरी है। अब बेसिक जो है क्रिमिनल लॉ के बारे में जानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक जानना चाहिए। क्रिमिनल लॉ के बारे में एक चीज़ बता दूं कि हर हिंदुस्तान के सिटीजन को यह हक है कि अगर कोई उसके साथ ज्यादती करे, या कोई सपोज उसके घर पे हमला कर रहा है, या कोई उसके माँ बहन की इज्जत लूट रहा है, या किसी दूसरे की इज्जत लूट रहा है, या दूसरे की प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है, जला रहा है, तो हर सिटीजन को हक है कि उस ऑफेंडर को रोके। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं। अब अगर पुलिस भी आ रही है, अब पुलिस अपने डंडे या इसके जोर पे सिर्फ आ रही है, उसको कहीं से कानून का आर्डर नहीं मिला है, बल्कि वो अपने वर्दी का मिसयूज करके आपके घर पर हमला कर रही है, आपके माँ बेटी बहन को जो है वो छेड़ रही है, तो उसको ये करने का हक नहीं है। इस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए या अपने पड़ोसी को बचाने के लिए आप हर वो कदम उठा सकते हैं जो कि एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ आप उठा सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि मर्डर का जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि अगर एग्रेसर आपके पास आ रहा है, सपोज ये कोई किसी एक ग्रुप है जो कि किसी ख्वातीन की इज्जत लूटने पर तुला हुआ है, तो आपको यह हक है कि उस ख्वातीन की, उस लेडी की इज्जत बचाने के लिए, अगर अब वो बचाने में उनकी जान चली जा रही है तो ये मर्डर नहीं है, बल्कि आप किसी की इज्जत बचाने के लिए या इसी तरह किसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया था। तो ये बराबर ख्याल रहे कि आपको हर वो हक मौजूद है जो कि अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी प्रॉपर्टी, और वो दूसरा पार्टी चाहे वर्दी में हो या बगैर वर्दी का हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेकर बगैर कानून को सामने रखे हुए अपनी मर्जी से कोई एक्शन ले रहा है जिसमें आपकी जान, माल और इज्जत को खतरा हो गया है, तो आप अपने को बचा सकते हैं। जी वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।